डीप स्टेट, ये शब्द आपने सुना तो होगा ही, है ना? खासतौर पर जब भी कोई बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ती है। पर इसका मतलब क्या है? क्या ये बस नेताओं का बनाया हुआ एक शब्द है, या फिर हमारी सरकारों के अंदर वाकई कोई ऐसी छिपी हुई ताकत है जो असल में सब कुछ कंट्रोल कर रही है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। आजकल तो डीप स्टेट एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल नारा बन गया है, जैसा कि आप इस बयान में देख सकते हैं। इसे अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस हो हल्ले में इसका जो असली मतलब है वो कहीं गुम हो गया है। लेकिन अगर हम इस राजनीति को एक तरफ रख कर देखें तो क्या हमें कुछ और दिखाई देता है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या डीप स्टेट सच में मौजूद है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ी थी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ऐसा अजीब कदम उठाया जो किसी की भी समझ से परे था। हमारी कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन से। बाहर से देखने पर यह बस एक अमीर और आलीशान इलाका लगता है, लेकिन 1960 के दशक में यही जगह अमेरिका की असली अघोषित राजधानी थी। एक ऐसी जगह जहां पर्दे के पीछे से असली फैसले लिए जाते थे। साल था 1962, महीना अक्टूबर का। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी थीं, अमेरिका की जमीन से बस कुछ ही मील की दूरी पर। एक जासूसी प्लेन से मिली इन तस्वीरों ने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया था। न्यूक्लियर वॉर अब सिर्फ एक डर नहीं बल्कि एक हकीकत लग रहा था। और ठीक उसी रात जब दुनिया को एक मजबूत लीडर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कुछ ऐसा किया जो आज भी सबको हैरान कर देता है। उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ दिया, अपने जनरल्स को, अपनी टीम को पीछे छोड़ा और एक डिनर पार्टी में चले गए। सवाल ये है, आखिर क्यों? उनकी गाड़ी की मंजिल थी जॉर्ज टाउन। ये सिर्फ एक मोहल्ले का नाम नहीं था, ये वॉशिंगटन का वो पावर सेंटर था जिसे किसी ने चुना नहीं था। कहने को तो लोकतंत्र का मंदिर कैपिटल हिल में था, लेकिन असली ताकत इन आलीशान घरों के अंदर बसती थी। इस पार्टी में कोई आम लोग नहीं थे। यहाँ वो लोग मौजूद थे जिन्होंने CIA की नींव रखी थी, जो कोल्ड वॉर की पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे थे। सोचिए, राष्ट्रपति कैनेडी सलाह लेने के लिए अपने चुने हुए मंत्रियों के पास नहीं बल्कि इन लोगों के पास गए थे। ये असल में सरकार के अंदर एक और सरकार थी और ये जॉर्ज टाउन से चल रही थी। लेकिन ये इतना ताकतवर और खुफिया ग्रुप रातों रात तो पैदा नहीं हुआ। इसकी कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर II की राख से, जब अमेरिका ने एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस एजेंसी का नाम था ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज यानी OSS, और इसे लीड कर रहे थे वाइल्ड बिल डोनोवन, एक ऐसा इंसान जिसका मानना था कि जंग जीतने के लिए हर नियम तोड़ा जा सकता है। ये जासूसी, सीक्रेट ऑपरेशंस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक नया दौर था। OS के काम करने का तरीका हमारी कल्पना से भी परे था। वो दुश्मन के इलाके में पैराट्रूपर्स उतारते, फेक रेडियो स्टेशन बनाकर झूठी खबरें फैलाते और तो और जॉर्ज टाउन की हाई प्रोफाइल कॉकटेल पार्टियों में नए जासूसों को रिक्रूट करते। उनका नेटवर्क इतना एलीट और सोशल था कि लोग मजाक में उन्हें ओसो सोशल बुलाते थे। लेकिन जैसे ही जंग खत्म हुई, राष्ट्रपति ट्रूमन ने OSS को फौरन बंद कर दिया। उन्हें एक बहुत बड़ा डर था, डर ये कि एक परमानेंट सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी कहीं नाजी जर्मनी की खूंखार सीक्रेट पुलिस गेस्टापो जैसी ना बन जाए, एक ऐसी ताकत जो अपने ही लोगों पर जुल्म करने लगे। ट्रूमन की वो चेतावनी बिल्कुल सही साबित होने वाली थी, लेकिन अब एक नया दुश्मन दुनिया के सामने खड़ा था और उससे लड़ने के लिए OSS से भी कई ज्यादा ताकतवर और खुफिया एजेंसी का जन्म होने वाला था। शांति का वो दौर ज्यादा दिन नहीं चला। बहुत जल्द अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक नया ठंडा युद्ध छिड़ गया, कोल्ड वॉर। कम्युनिज्म का डर इतना फैल गया कि एक परमानेंट जासूसी एजेंसी की जरूरत महसूस होने लगी, एक ऐसी एजेंसी जो दुनिया भर में अमेरिका के हितों की हिफाजत कर सके। और इसी माहौल में 1947 में जन्म हुआ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का, यानी CIA का। इसके फाउंडिंग कानून में जानबूझकर एक बहुत ही धुंधली सी लाइन लिखी गई, अन्य कार्य और कर्तव्य। इसका असली मतलब था सरकारों का तख्ता पलट करना, सीक्रेट ऑपरेशंस चलाना और वो सारे काम करना जो सरकार खुले तौर पर कभी नहीं कर सकती थी। और इस खुली छूट के साथ CIA ने अगले 20 सालों तक दुनिया भर में सीक्रेट ऑपरेशंस की झड़ी लगा दी।
उन्होंने ईरान और ग्वाटेमाला में चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। अमेरिकी नागरिकों पर उन्हें बिना बताए माइंड कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट किए और विदेशी नेताओं को मारने की सैकड़ों साजिशें रचीं। वो कानून से पूरी तरह ऊपर उठकर काम कर रहे थे। बहुत जल्द ये ताकत देश के अंदर भी इस्तेमाल होने लगी। CIA और FBI ने नेताओं और यहाँ तक कि राष्ट्रपतियों के भी राज इकट्ठा करना शुरू कर दिए। ये सीक्रेट्स, ये राज अब ब्लैकमेल का एक हथियार बन गए, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी उनकी बेहिसाब ताकत पर सवाल न उठा सके। वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। लेकिन फिर 70 का दशक आया। वियतनाम युद्ध और वाटरगेट स्कैंडल ने अमेरिकी लोगों को अपनी ही सरकार पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। दशकों से जो राज अंधेरे में छिपे थे, वो अब बाहर आने वाले थे। और इस लड़ाई की कमान संभाली एक सेनेटर ने, फ्रैंक चर्च। उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई जिसे इतिहास में चर्च कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की खुफिया दुनिया की परतें उधेड़ना और सच को जनता के सामने लाना। और जो सच बाहर आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। चर्च कमेटी ने खुलासा किया कि कैसे FBI ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे सिविल राइट्स लीडर्स को ब्लैकमेल किया और उन्हें सुसाइड करने तक की कोशिश की। ये खुद लोकतंत्र पर एक हमला था जो उसी की बनाई एजेंसियों द्वारा किया जा रहा था। इन चौंकाने वाले खुलासों के बाद अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर नकेल कसने के लिए नए कानून बनाए, नई निगरानी कमेटियां बनी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि डीप स्टेट को काबू में कर लिया गया है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। 21वीं सदी की शुरुआत में एक और बड़ी त्रासदी ने उसी चक्र को फिर से शुरू कर दिया, जिसे चर्च कमेटी ने बड़ी मुश्किल से रोकने की कोशिश की थी। 11 सितंबर 2001 के हमलों ने अमेरिका को अंदर तक हिला दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पर्ल हार्बर के हमले ने CIA को जन्म दिया था। 9/11 ने वॉर ऑन टेरर यानी आतंक के खिलाफ युद्ध को जन्म दिया। और एक बार फिर सुरक्षा के नाम पर आज़ादी पर पाबंदियां लगाने की मांग उठने लगी। 9/11 के बाद जो हुआ वो अभूतपूर्व था। अमेरिकी खुफिया तंत्र का इतना विस्तार हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ था। सरकार ने बिना वारंट के अपने ही नागरिकों की जासूसी करनी शुरू कर दी, यानी वही काम जिसके लिए चर्च कमेटी ने उनकी इतनी आलोचना की थी। एक नया, पहले से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा खुफिया सिक्योरिटी सिस्टम खड़ा हो गया था। और ये सब हमें वापस सीनेटर चर्च की उसी चेतावनी पर ले आता है। क्या हम अपने दुश्मनों को हराने के लिए उन्हीं के जैसे बनते जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजू है। तो अपनी इस पूरी पड़ताल के बाद हम कहाँ पहुंचे? क्या डीप स्टेट असली है? शायद इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। ये किसी अंधेरे कमरे में बैठी हुई सीक्रेट कमेटी नहीं है जो दुनिया चला रही है, बल्कि एक बहुत गहरी और कभी ना खत्म होने वाली दुविधा है। ये दुविधा है सुरक्षा और आज़ादी के बीच। जब भी देश पर कोई संकट आता है, हम अपनी सरकार को और ज्यादा ताकत दे देते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। लेकिन सवाल ये है कि वो ताकत वापस कैसे ली जाए? यही डीप स्टेट का असली मतलब है। ये कोई साजिश नहीं, बल्कि हमारे अपने डर का नतीजा है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि डीप स्टेट है या नहीं। असली सवाल ये है, हम खुद को बचाने के लिए जो ताकत बनाते हैं, उसी ताकत पर लगाम कैसे लगा सकते हैं? एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा खतरनाक रहेगी, हम आज़ादी और सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे खोजें? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हर पीढ़ी को करना ही पड़ता है।